तो हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आई होप कि आप लोग हैं ना बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 10 का। जी हाँ दोस्तों, NCERT के पैटर्न। दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी शानदार है वाला, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव जो है ना करवाइए, ऑब्जेक्टिव करवाइए, क्योंकि 80% जो है ना बच्चा का हम ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सोशल साइंस का करवाइए। तो सोशल साइंस में एक बुक आता है हिस्ट्री में जो है ना पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले आप जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद, जो भी छात्र है ना मैट्रिक की परीक्षा 2023 में देने वाले हैं उनके लिए एक वीडियो काफ़ी शानदार है, क्योंकि ना इस वीडियो में जो है ना आपको एक एक जो है ना टॉपिक वाइज क्लियर करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव प्लस है ना पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दूंगा। ठीक है, एक ही चैप्टर का पूरा जितना ऑब्जेक्टिव बनता है वो क्लियर करा दूंगा। और प्लस में जो है ना इस वीडियो का आपको है ना एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर देखना है, समझिए। वीडियो को है ना एक एक क्वेश्चन जो है देखना है, और उसके साथ जो है कॉपी कलम उठा लीजिए और पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें का लिख लीजिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और लगभग जो है ना इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन उठा लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप इसे याद करते हैं तो बहुत ही आप है ना बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे PDF लेना चाहते हैं या टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल चैनल है, देख सकते हैं, और यही हमारा टेलीग्राम का नाम है। इसे आप सबसे पहले इसको समझते हैं राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसका सिंपल डिफिनीशन है कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति लगाव की भावना को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, अब है ना इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे। जब कोई इंसान बिना अपना फायदा देखे अपने देश का भलाई सोचने लगे, अपने देश के बारे में सोचने लगे, इस तरह के इंसान को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रवादी कहा जाता है। और उसके अंदर पनपने वाली जो भावना होता है ना, उसके अंदर पनपने वाली जो भावना होता है, उस भावना को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, सिंपल तरीका, जब कोई इंसान बिना अपना फायदा देखे अपने देश का भलाई सोचने लगे देश के बारे में सोचने लगे, उस तरह के इंसान को राष्ट्रवादी कहा जाता है। और उसके अंदर पनपने वाली जो भावना होता है उस तरह के इंसान को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, ये सिंपल हमारा डिफिनीशन हो गया। ठीक है, तो अगर आप है ना वीडियो अगर सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर प्लीज़ सब्जेक्टिव के वीडियो बनाइए, तो मैं तुरंत है ना आपको है ना एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो बना दूंगा और बिल्कुल आसान भाषा से समझाऊंगा, जिससे है ना आप समझ में आया। क्योंकि देखिए हिस्ट्री जो होता है वो हिस्ट्री रटिए नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा अक्सर बच्चा का क्या होता है कमेंट कि सर हिस्ट्री समझ में नहीं आता है, हिस्ट्री समझ में नहीं आता है। तो देखिए हिस्ट्री बिल्कुल समझ में आएगा जब आप उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि हिस्ट्री रटने वाला चीज़ नहीं होता है, समझने वाला चीज़ है। ठीक है, हिस्ट्री रटे नहीं समझे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव जो है ना इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर समझिए क्या कहा जाता है। यहाँ देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देखिए सबसे पहला सवाल जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इसमें से टकरा जाएगा। और ये तो है ना ये BBI क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा क्वेश्चन। ठीक है, तुर्की, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस, इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से किसी एक ही जवाब इसका होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको जानते हैं। ठीक है, तो यूरोप का जो मरीज है ना वो किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुर्की को। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट करते चलिएगा। आई होप कि आपको है ना बहुत ही शानदार वीडियो लगेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिए भाई, बहुत ही मेहनत पड़ता है। देख लिए आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है ना प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल के माध्यम से आप पढ़ के आप 90% ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो मैथ का आने वाला है, ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि मैथ का एक चैप्टर मैंने पूरा का पूरा खत्म करवा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। ठीक है, तो जब जर्मनी का एकीकरण और इटली का जब एकीकरण के उसके जो विरुद्ध हुआ, समझिए जब उसमें लड़ाई हुई, समझिए तो उसमें उसके विरुद्ध कौन था। ठीक है, तो इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, पर्सा था। तो दोस्तों इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से एक ही जवाब होगा।
तो इसका जो आंसर देखेंगे तो सर जी कहेंगे क्या, वो क्या है, ऑस्ट्रिया था। क्या था, ऑस्ट्रिया था। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप बुक कॉपी में ले लीजिए, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आप कॉपी में लिख लेते हैं तो आपको याद रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तब पता नहीं आपका कब मोबाइल है ना ख़राब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से है ना आपको टारगेट करना है, और ऑब्जेक्टिव इज द वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आप नंबर उठा लेते हैं तो सब्जेक्टिव आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान की प्रेरणा स्रोत रहा है, ठीक है। तो यूरोपवासियों के लिए जो है ना किस देश का साहित्य और विज्ञान का प्रेरणा रहा है, तो इसका आप 4 ऑप्शन दिया हुआ, जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। तो इसका जो आंसर देखेंगे तो सर जी कहेंगे क्या है, तो यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे इस तरह का शानदार प्रश्न दिया हुआ है, एक एक करके शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इटली और जर्मनी जो देश है, ये देश है, ठीक है, तो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो कहेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोपीय अमेरिका और पश्चिमी अमेरिका। तो कहेंगे सर जी इसका आंसर क्या होगा, तो आई होप कि आप लोग पता होगा, यूरोप में आते हैं। क्या आता है, यूरोप में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न, एक एक करके प्रश्न को देखते हैं, और आपके लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, ठीक है। यूरोपीय सभ्यता को पालना किस देश को कहा जाता है, तो जो छात्र इंग्लिश मीडियम से उसके लिए इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, इसे पढ़ लीजिए। इटली, रोम, स्पेन और यूनान। इसका जो आंसर क्या होगा, जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा योग क्या होगा, यूनान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, ठीक है। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई, ठीक है। तो दोनों का जवाब एक ही होगा, ठीक है। तो इसका जवाब होगा और विलियम मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और क्या है भाई, तो विलियम, ठीक है। तो इनमें से आप आंसर देखेंगे 6 का जो आंसर होगा क्या होगा, तो हम कहेंगे सर जी वो बिस्मार्क होगा, ठीक है। बिस्मार्क जो है ना पूरे देश में जो है ना क्रांति फैला कर रखा था, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार का कहता है कि मेटरनिख कौन था। तो देखिए बात किया जाए मेटरनिख का, जब आप सब्जेक्टिव पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल में इसका आंसर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था और पर्सा का चांसलर था, ठीक है। तो देखिए 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि जो है ना मेटरनिख जो है ना ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्या था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर इज द करेक्ट आंसर। तो इसी माध्यम से आपको है ना वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दिए फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच, ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच, पर्सा और डेनमार्क के बीच, पर्सा और फ्रांस के बीच, इटली और रोम के बीच। तो 8 का जो आंसर होगा क्या होगा, तो देखिए जो सेडान का जो युद्ध हुआ था सबसे पहले जान लीजिए ये कब हुआ था, ठीक है। तो सेडान का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, आपको ये जानना जरूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ये काफ़ी बार जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है ना आपके एग्जाम में ये पूछ दिया गया है, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाए, तो सेडान का जो युद्ध हुआ था समझिए 15 जुलाई 1870 ईस्वी में, ठीक है। आप देख लीजिएगा, समझिए आपके तरफ से क्या आंसर है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, ठीक है। फिलहाल समझिए आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अगर गलती होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार दिया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, बताइए। यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो इसका जो आंसर होगा तो यहाँ पर देखिए 1964 में, 1864 में, 1866 में, 1870 में और 1871 में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर देखेंगे तो कहेंगे सर जी इसका जो आंसर होगा सही आंसर वो 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वेरी भी इंपॉर्टेंट, समझिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो किसने कहा था जब है ना फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मेटरनिक ने कहा था, किसने कहा था, मेटरनिक ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 20 मार्क्स किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, तो 20 मार्क्स जो है ना किस विचारधारा से प्रभावित है, तो कहेंगे तो हिंगेल से प्रभावित है। किसे, हिंगेल से। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, तो बी में जाएगा सर जी। चलिए तो आगे तरफ क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, यहाँ देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12, यूनान की स्वतंत्रता कब हुई। ठीक है, यूनान की स्वतंत्रता कब हुई, व्हेन डिड ग्रेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे तो 1832, 1829, 1863, 1870। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो 12 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएंगे, तो सर जी बी में जाएगा, 1829 में हुआ था। ठीक है, 1800 कितना ईस्वी में, 29 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए तो आगे इधर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख कारण था वो क्या था, तो 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, तो वो बी में जाएगा, निरंकुश शासन था। ठीक है, फ्रांस की जो है ना फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मेजनी का संबंध किस गठन से था। ठीक है, तो मेजनी का संबंध जो है ना किस गठन से था, तो लाल सेना कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, उसके बाद डाइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, तो बी में जाएगा, कार्बोनरी। ठीक है, इस तरह से कार्बोनरी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, हैबर्सबर्ग, उसके बाद औलिया वंश, उसके बाद बुर्बो वंश, उसके बाद जारशाही। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सही जाएगा, वो सी में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आता है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। ठीक है, तो किसने अपनी कूटनीति के बल पर जो है ना इटली की समस्या को क्या कर दिया, यूरोप की समस्या बना दी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी, वेक्टर एमानुएल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सर जी इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, वो काउंट काबूर होगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। ठीक है, तो विलियम प्रथम कहाँ से शासक था, तो इटली का, पर्सा का, ऑस्ट्रिया का और यूनान का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब, जो विलियम जो प्रथम था वो कहाँ का शासक था, तो आपको बता दूं वो पर्सा का शासक था। कहाँ का शासक था, पर्सा का, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे इस प्रकार कहता है यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया। ठीक है, तो यंग यूरोप और यंग इटली का जो स्थापना किसने किया, तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीबाल्डी ने और 20 मार्क्स ने। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, तो 18 कहेंगे सर जी, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, यहाँ देखिए जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया। ठीक है, किस राज्य ने की। ठीक है, तो जलवेरिन जो है ना, जलवेराइन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जलवेरिन लिखा है। ठीक है, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया, पर्सा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने और नेपल्स ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो उन्हीं का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, पर्सा ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा जलवेरिन का स्थापना। हंगरी की भाषा क्या थी भाई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ काफ़ी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, छांट कर बता रहा हूँ क्वेश्चन पूरा का चैप्टर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा म्यांमार में, बी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हंगरी की राजधानी क्या थी। ठीक है,
तो हंगरी की राजधानी क्या था? तो बुडापेस्ट, बार्लिया, पेरिस और वियना। ठीक है, तो हंगरी की राजधानी की बात किया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 का बिल्कुल करेक्ट, बुडापेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन जो जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो यहाँ पर दिया ट्रांसपेडियन संघ। ठीक है, पेडियन संघ, सीसेल पाइन संघ, उसके बाद राइन संघ, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, वो राइन संघ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RHINE यूनियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन करता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। काउंट कबूर, मेजनी, बीक्स मार्क्स और गैरीवाल्डी। तो लाल कुर्ती की बात किया जाए तो किसने गठन किया था? तो 23 का सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर गैरीवाल्डी हो जाएगा, यानी कि डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ठीक है, तो जो है ना, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, पर्सा का युद्ध, सीडान का युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 24 का सही आंसर कहेंगे तो सर जी इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। वो किस युद्ध के बाद एकीकरण हुआ था? तो सीडान के युद्ध के बाद जो है ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काउंट कबूर कौन था? तो काउंट कबूर जो है ना जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था और जर्मनी का मंत्री था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 25 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जाएगा, वो इटली का प्रधानमंत्री था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? बट ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो यहाँ पर 1890 में, 1848 में, 1871 में, 1870 में। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो 26 का कहेंगे सर जी 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ठीक है, तो आप पराजय का मतलब हार होता है, पराजय का मतलब क्या होता है? हार होता है, याद रखिए, पराजय का मतलब हार होता है। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि सेडोवा के युद्ध में जो ना, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। ठीक है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। ठीक है, तो सेडोवा के बीच में किसकी पराजय हुई थी, यानी कि किसका हार हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया का, पर्सा का और नेपल्स का और सार्डिनिया का। तो ऑस्ट्रेलिया का हार हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा? ए में जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, तो 1830 की क्रांति के बाद जो है ना फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र और गणराज्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर, इसका सही आंसर 28 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था? ठीक है, तो मारियान की बात किया है तो किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, रूस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि फ्रांस हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बिक्स मार्क्स कौन था? बिक्स मार्क्स क्या था? ठीक है, तो कवि था। बिक्स मार्क्स जो है ना, बिस्मार्क जो है ना क्या था? तो कवि था, उसके बाद नाटककार था, संगीतकार था, संगीतज्ञ था और कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाई 30 का जो जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, कब हुआ था यह भी बताना है। तो याद रखिएगा चार्टिस्ट आंदोलन जो है कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 31 का सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा सही आंसर। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 के बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण, धर्म सुधारण आंदोलन, गौरव पूर्ण क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पूर्ण जागरण से ही माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते हैं। तो 33 कहता है, यहाँ देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, यानी कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इसका आंसर लगाना है। ठीक है, किस संधि द्वारा, यहाँ पर संधि पूछ रहा है और कब पूरा हुआ था, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा और जो डाउट होगा हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो डेनमार्क की संधि, गैस्ट्रीन की संधि, उसके बाद जो है पराग की संधि और फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सर जी वो फ्रैंकफर्ट की संधि था, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का था, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन की बात किया है तो 1815, 1820, 1818, 1848। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 34 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। ठीक है, 1829 में, 1829 के इंडियानोपुल की जो संधि किस देश के साथ हुआ था? ठीक है, तो इंडिया जो नोपुल संधि जो था किस देश के साथ हुआ था? तो रूस, तुर्की, उसके यूनान, पोलैंड, ब्रिटेन, तुर्की और पोलैंड, हंगरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 35 का बिल्कुल करेक्ट जवाब वो रूस और तुर्की के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जर्मनी राइन, यानी कि जर्मन राइन का, यहाँ पर जर्मन होगा, ठीक है, जर्मनी नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर जर्मन होगा, ठीक है, याद लिख लीजिएगा, ठीक, जर्मन। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? याद रखिएगा, ठीक है, तो लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने और बिस्मार्क ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? तो देखिए आपकी बात यानी कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण हुआ था, वो किसने किया था? ठीक है, कब हुआ, कहाँ हुआ था, किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 36 का सही आंसर वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते हैं। तो 37 कहता है कि गैरीबाल्डी पेसिस क्या था? तो मैं बता दूं कि गैरीबाल्डी पेसिस से एक नाविक था, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते हैं। तो 38 कहता है, काउंट कबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट कबूर की बात किया है, जब है ना आप चैप्टर पढ़िएगा तो पूरा का पूरा सारांश मैं बता दूंगा। तो काउंट कबूर को विक्टर एमेनुअल को है ना प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार करता है, मेटरनिक का पतन कब हुआ था? ठीक है, मेटरनिक का पतन यानी कि पतन कब हुआ था? 1815 में, 1820 में, 1818 में, 1848 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1800 क्या होगा? तो 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1848 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो काफ़ी शानदार प्रश्न है, यहाँ देखिए, वीडियो को लाइक कर दिए, टेलीग्राम में जो है जिससे ना आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। जलवेरिन एक संस्था थी, ठीक है, तो जलवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों के, व्यापारियों के, विद्वानों को और पादरी समांतों की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो भाई 40 का जवाब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो व्यापारियों की संस्था थी, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हमारे पास है ना अब है ना अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, सेकेंड लास्ट ये क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, सेडोन, वहाँ पर सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 41 का सही आंसर क्या होगा? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। सीडान का युद्ध कब हुआ था? अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें कमेंट बॉक्स में, बट आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है जो है इस प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो सेडोवा का जो युद्ध की बात किया है तो कब हुआ था? तो 42 का सही जवाब है 1864, 1866, 1870, 1871। तो इसका सही है 1866 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ना 42 क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा समाप्त कर लिए। यही क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप पूरा का पूरा छाप लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।